हमसे नाराजगी है क्या? हमसे नाराजगी है कोई? ना कोई नाराजगी नहीं। आओ यार फिर थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित जोशी है और आप बारामासा की एक चुनावी कवरेज जो हम कर रहे हैं उसका एक एपिसोड देख रहे हैं। अभी हम लोग हैं गंगोली हाट में। बीजेपी ने यहाँ अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। ये एग्जिस्टिंग जो अभी सिटिंग एमएलए भी यहाँ थी वो भी बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखती थी, मीना गंगोला। लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके पिछले 5 साल का करियर देखते हुए शायद बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया और उनके बजाय किसी और को यानी फकीर राम जी को यहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने। तो अभी हम यहाँ पर गंगोली हाट में हैं, सर्द माहौल है, लोग आग सेक रहे हैं, मूंगफलियाँ भूनी जा रही हैं। तो हम लोगों से रुझान जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, गंगोली हाट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ के वोटर्स का रवैया और रुख क्या है। तो हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताएंगे? ललित अन्याल। ललित जी, गंगोली हाट में इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है गंगोली हाट में? गंगोली हाट में अभी तो पिछले कामों को देखते हुए तो इनका माहौल ठंडा ही है। अभी आप कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं? सरकार अभी यहाँ पर बीजेपी की एमएलए हैं सिटिंग। जी सिटिंग एमएलए जो थी, इतना खास कुछ हुआ नहीं, शायद इसी वजह से उनको टिकट भी नहीं मिल पाया। अभी जो नए प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मतलब जनता से घुल मिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप देखेंगे फिर क्या होता है। आपको क्या लगता है? ये तो रही गंगोली हाट की बात, लेकिन अगर हम पूरे सूबे में बात कर रहे हैं, बीजेपी इतनी जबरदस्त मैंडेट के साथ आई थी, उसके पास 57 सीटें थी पिछली बार। आपको क्या लगता है पूरे उत्तराखंड में कैसा काम हुआ बीजेपी के शासनकाल के दौरान? अब आप देख ही रहे हो, ये पढ़े लिखे लड़के मूंगफली भून रहे हैं, कैसा काम हुआ होगा। तो ये क्या, ये स्वरोजगार? हाँ, स्वरोजगार कह सकते हैं आप इसको। ये कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दर्शन सिंह मेहरा है। दर्शन, हाँ। आप यहाँ पर एक तो मूंगफली की दुकान आप चलाते हैं, दूसरा आपके पास मुझे बीज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी के क्या हाल चाल है? कितने लोग आपसे किस तरह के बीज खरीदते हैं? बीज यहाँ अभी तो हाइब्रिड बीज का सीजन चल रहा है। अच्छा। लेकिन गांव के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ सुअर से मतलब लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्रीय तौर पे देखा जाए तो कोई मदद नहीं मिलती है गांव वालों को। अच्छा। सुअरों से मतलब लोग खेती तो करते हैं, लेकिन जो खेती होती है उसका फायदा नहीं मिल पाता है उनको। अच्छा, जैसे यहाँ पर ना पहले ट्रेडिशनल बीज हुआ करते थे, लोग अपने अपने बीज बचाते हुए फिर अगले साल के लिए बनाते थे, लेकिन एक नया कल्चर आया है। आप किस तरह के बीज यहाँ पर बेचते हैं? हम पहाड़ी और हाइब्रिड दोनों बीज बेचते हैं। हाइब्रिड का ऐसा है कि वो जल्दी ग्रो हो जाता है। अच्छा। जिससे लोग किसानों को फायदा मिलता है। अच्छा। और जो पहाड़ी बीज है वो थोड़ा देर में ग्रो करता है अपने टाइम के हिसाब से। अच्छा। इस वजह से लोग पहाड़ी भी अच्छा ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि आप पढ़े लिखे हैं और मूंगफली बेच रहे हैं और मूंगफली भून रहे हैं, तो वो एक सटायर कर रहे थे कि सरकारों ने जिस तरह से काम किया है। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अच्छा, और फिर आपने अभी अपनी खुद की दुकान खोली अभी है? खुद की से दुकान चला रहा हूँ। आप यहीं से हैं गंगोली हाट से ही? यस। कहाँ से, आपका क्या शुभ नाम है? 72 साल से श्याम दत्त पंत सूबेदार, अच्छा। रिटायर्ड। हाँ बोलिए। तो आप आर्मी से हैं? यस। अच्छा, तो आप रिटायरमेंट कब हो गया था आपका? मेरा रिटायरमेंट 2004 दिसंबर 31। तब से आप गंगोली हाट में हैं? यस। आपका उत्तराखंड में जो ये राजनीति चल रही है इसके हाँ। बारे में आपकी क्या समझ बहुत है? अच्छी चल रही है। जिसकी राजनीति ठीक नहीं थी उसको हमने टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो बाकी की चल रही है। उत्तराखंड में और क्या इस तरह के मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है उत्तराखंड में जो अभी मुद्दे सरकार क्या है है? मेरा यहाँ से रास्ता है 100 मीटर का। हाँ। मैंने यहाँ के नेताओं का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया, ये लोग गवाह है मेरे। ये 5 साल के शासन में नहीं किया उन लोगों ने, अभी हमको रास्ता नहीं किया। हम सिर के बल चलेंगे कहीं भी। तो आपको विधायक से ही ऐतराज है या आपको सबसे ऐतराज है? गंगोली हाट क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पे उनके नाम से कोई भी बड़ा कार्य इस क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर वो ये नहीं कह सकते कि हमने ये विकास कार्य किए हैं। आप अपना नाम भी बताएंगे? मेरा नाम मोहित साहब, मैं नगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल गंगोली हाट। विधानसभा अध्यक्ष हूँ, NSUI छात्र संगठन है उसका, गंगोली हाट विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, भाजपा सरकार रही है, उसकी सबसे बड़ा फेलियर क्या है? आप लोग क्या बता रहे हैं अपने जो मतदाता हैं उन्हें? अब नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा फेलियर देखिए, 85 लाख की लागत से हमने एक गैस गोदाम बनाया,
जब मुख्यमंत्री जी का गंगोलीहाट दौरा था तो हमारी विधायक जी का मांग पत्र में एक खड़ंजा था। खड़ंजा मांगने वाली विधायिका गैस गोदाम में बने हुए रास्ते पर एक खड़ंजा नहीं डाल पाई, इससे ज़्यादा क्या होगी बात। वर्तमान में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कुछ दिन पहले तक जो माहौल लग रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं लग रहा था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फिक्स कर दिए और फकीरराम टमटा जी को यहाँ से टिकट मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे फकीरराम टमटा जी, तो उनके प्रत्याशी होने के बाद जो 2014 से दूर लग रहे थे लोग, प्रचार प्रसार में नहीं आ रहे थे, वो लोग अभी वर्तमान में इन 2 ही दिनों में काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो आके प्रचार प्रसार के लिए तैयार है। और अच्छा, ये भाजपा ने गंगोलीहाट सीट में अपनी जो सिटिंग एमएलए थी उनका टिकट काट दिया और एक नए प्रत्याशी को ले आए हैं। और आप भी बता रहे हैं कि उसके बाद से समीकरण बदल गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता जो कि एक तरह से बिल्कुल समर्थन में नहीं आ रहे थे और अब वो प्रचार में आने लगे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? भाजपा ने पिछली बार जो इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को उतारा था वो इतना असफल रह गया, तो इस बार भाजपा के कार्यकर्ता क्या कह के और अपने नए प्रत्याशी को लेकर किन वादों के साथ जाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो सब फेल हो गया, तो मतलब भाजपा ने खुद ही साबित कर दिया। असल में होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, हर किसी को खुश कर पाना संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। पद में आने के बाद हर किसी को खुश कर पाना या संतुष्ट रख पाना संभव नहीं है। तो इसी के तहत वर्तमान जो विधायक जी थे उनके जो पक्षी में जो हवा थी वो बिल्कुल नहीं थी। और क्योंकि मैं भी गांव में जाता रहता हूं, लोगों से मुलाकात होती रहती है और मार्केट में, गंगोलीहाट की मार्केट में मेरा अपना थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस है, तो मेरे से लोगों की मुलाकात होती रहती है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हवा हमें दिखती थी वो अच्छी नहीं दिखती थी, तो बुरा लगता था। तो ये वर्तमान में पार्टी ने पहचाना और उन्होंने चेहरा बदल दिया। और चेहरा बदलने के बाद जो लोग आज तक मेरे पास आते थे, बैठते, अभी 2-4 लोग गए यहाँ से, जो पहले जाते थे तो वो बिल्कुल ये बोलते थे कि जी नहीं, बीजेपी वालों को तो बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा। अभी वो गुजरे यहाँ से तो मुझसे कहने लगे यार हम तो ये चाह रहे थे कि बस हरा के रहेंगे, मगर अब जो है फकीरराम टमटा जी सयाने आदमी है, सज्जन आदमी है, तो इनको सपोर्ट करें। यदि हम तुलना करें दोनों पार्टी के बीच में, तो कांग्रेस के इससे पूर्व में जो विधायक रह चुके, 2 बार कांग्रेस पार्टी के भी विधायक रह गए, जहां पर विकास की बात है, चाहे इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे गंगोलीहाट में पेयजल योजना हो, बेरीनाग में पेयजल योजना हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, आप देख रहे 2 पॉलिटेक्निक है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप गणाई में तहसील का दर्जा देना, काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी यदि विकास के नाम पर आ जाए तो आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर कार्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 0 सन्नाटा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मतलब यहाँ का आंकड़ा आपको वैसे पता चल जाएगा। किया क्या है मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। तो अब ये बहाना बना रहे कि ये इस मुकालते में कि हम कैंडिडेट बदल देंगे और कैंडिडेट बदलने के बाद जो है हम इस सीट को ले लेंगे, जनता का मूड जो है टोटल चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसा असल में कुछ है नहीं। मोदी जी ने गरीब लोगों को अनाज की सुविधा की, वैक्सीन लगा रखी है, किसान निधि आ रही है, जनता तैयार है भाजपा के पक्ष में मतदान करने को। बस आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के गुड्डू खजान के सिंपैथाइजर से बात करता हूं। सर, आपको क्या लगता है ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसा है? पिछली 2 बार के जीते हुए विधायक को टिकट ना देके पिछली बार उन्हें हराने वाले को टिकट कांग्रेस पार्टी ने इस बार दे दिया। धन्यवाद रोहित जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जन भावनाओं की इच्छा को देखते हुए, जनता की जो डिमांड थी उन इच्छाओं को देखते हुए हाईकमान ने ये निर्णय ले रखा है और यूथ को एक चांस दे रखा है विधानसभा गंगोलीहाट में। और हम भी हाईकमान को पूर्ण विश्वास ये दिलाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूथ पर ये विश्वास कर रखा है और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए खजान गुड्डू को टिकट दे रखा है। पूरे निष्ठा भाव से और बम्फर वोटों से गुड्डू खजान जी को यहाँ से जिता के हम विधानसभा तक पहुँचाएंगे कार्य करने के बाद। पिछले इलेक्शंस में गुड्डू खजान एक वजह बने थे यहाँ से कांग्रेस
कांग्रेस के हारने की, क्योंकि उन्हें जितने वोट्स मिले थे वो ही निर्णायक बन गए थे। लेकिन इस बार गुड्डू खजान खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव हैं तो मुकेश रावल गंगोलीहाट से ही ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है उसमें भी इंपॉर्टेंट शख्स हैं। मैं ये पूरी उठापटक या कैसी गणित रही कांग्रेस में गुड्डू खजान को लेने की, उस पर आपसे कमेंट चाहूँगा सर। धन्यवाद रोहित जी। पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, नारायण जी जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको बिल्कुल एक तरफ रखा था और न वो कभी कार्यकर्ताओं की कोई बात उन्होंने रखी और न कोई, इससे पहले हमारे यहाँ पर चुनाव हुए थे पंचायत के, न वो पंचायत में उन्होंने कोई भागीदारी करी। जो हमने यहाँ पर एक पीड़ा उठाई थी खजान गुड्डू जी के लिए कि हमें ऐसा नेतृत्व मिले जो कार्यकर्ताओं की, गंगोलीहाट की जन भावनाओं को समझे, तो इसीलिए हमने ऐसा कदम उठाया था। हम खजान चंद गुड्डू जी के साथ थे और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे तन मन धन से खजान चंद गुड्डू जी को विधानसभा देहरादून भेजेंगे। क्या वजह रही सर कि बीजेपी ने आपको इस बार चुना है बजाय कि मीना गंगोला जो कि पहले से यहाँ पर विधायक थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ये परिवारवाद इसमें नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छा लगता है वो करती है, ये विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरा नहीं चाहिए होता। मेरे जैसा कारपेंटर को टिकट दिया है, अब ये मान सकते हैं आप। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और एक मेरा व्यवसाय कारपेंटर का है, मुझे एक टिकट दे दिया, आप मान लीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं देख रहा था, मैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए कि एक रोष था बीजेपी के खिलाफ, जिनमें वो रोष था और वो बीजेपी के खुद के कैडर भी हैं, उनमें भी एक रोष मुझे दिखाई दिया। तो क्या उस रोष को समाप्त करने के लिए आपको टिकट दिया गया, ऐसा कुछ है? ये ऐसा कुछ नहीं, कोई रोष नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो 60 पार का नारा दे रखा, 60 पार हो रहे हैं हम तो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर का जो असंतोष था, इवन बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मेरी बात हुई, उनमें भी एक असंतोष मुझे दिखाई दे रहा था। देखिए, आप ऐसा होता है जब सत्ता में रहती है कोई भी, आज मैं विधायक बन जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी परिवार है, हमारा आपस में कितना भी कुछ हो जाए लेकिन लास्ट में चुनाव में हम एक हो जाते हैं, ये विशेषता है हमारी। अच्छा, आपकी चुनावों में एक हो जाने की विशेषता? बिल्कुल। अच्छा, इस बार जो पुराने विधायक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं कांग्रेस के, काफ़ी 2 बार वो विधायक रहे और नारायण नाम आ रही, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी जो नेताओं को स्वागत करती है अपनी पार्टी में, किस आधार पर करती है? बीजेपी तो एक आइडियोलॉजी की पार्टी है, बीजेपी की तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से असहमति है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि एक पार्टी के टिकट की विधायक को टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी उसके लिए बाहें फैला लेती है? ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे लिए सभी नेता कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं। हमारी पार्टी से आज जो संगठन हमारे पास है, हमारी पार्टी के काम को देखते हुए खुश होकर के अपने आप आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस कहाँ है यहाँ? कांग्रेस के तो खंड खंड हो गए। कांग्रेस तो यहाँ मेरे ख्याल से अब जिंदगी में आ नहीं सकती गंगोलीहाट में, तो गंगोलीहाट में नहीं आ सकती। नहीं। वैसे जो आप वोटों का गणित देखेंगे तो कांग्रेस इस तरह की बात तो हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार भी अच्छा वोट पड़ा था, मामूली वोटों से कांग्रेस यहाँ पर हारी है। उसकी वजह भी ये रही कि कांग्रेस से एक बागी जो खजान गुड्डू थे वो पिछली बार बगावत करके आ गए थे, तो उनको बहुत सारे वोट्स बढ़ गए, तो इस वजह से कांग्रेस हार गई। आप कितना कॉन्फिडेंट है कि इस बार गुड्डू खजान खुद उस कांग्रेस से लड़ रहे हैं? तो कॉन्फिडेंस है आपको? क्योंकि पिछली बार जब निर्दलीय भी लड़े थे तो तकरीबन 10,000 वोट उनको आया था। देखिए, आज की मैं बात बताऊं, पिछली बातें तो मैं नहीं कहूँगा। आज कांग्रेस लगभग 10 से 15% वोट उसको मुश्किल से मिलेगा, बाकी सब भाजपा का। गंगोलीहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट बंटवारे, दल बदल और इस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में गंगोलीहाट के कुछ युवा व्यापारियों ने, कुछ युवाओं ने एक नई पहल ली है, जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों के सामने अपने मांग पत्र रखे हैं। ट्रेडिशनली प्रत्याशी घोषणा पत्र लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारियों ने और कुछ युवा लोगों ने प्रत्याशियों के सामने अपने मांग पत्र रखे हैं। वो तब उन्हें रखने पड़े जबकि प्रत्याशियों के घोषणा पत्र काफ़ी देर से आए थे।
तो मैं मेरे साथ अभी भगवती पंत हैं। भगवती पंत उन युवाओं में और उन व्यवसायियों में हैं जिन्होंने एक मांग पत्र बनाया है विधानसभा के समस्त प्रत्याशियों के लिए, और इसमें उन्होंने 4 मांगें शामिल की हैं जो गंगोली हाट की ज़रूरतों के हिसाब से हैं, जिसमें से एक स्वास्थ्य केंद्र का मसला है, महाविद्यालय में बीएससी, बीकॉम, एमए की कक्षाएं संचालित करने का मसला है। इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पढ़ने लिखने के शौकीन लोगों के लिए एक परिपूर्ण पुस्तकालय की स्थापना का मसला है, और ऐसे ही खेल प्रतिभाओं के लिए खेल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और इस तरह की चीज़ों के निर्माण का मसला है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया भगवती? देखो रोहित, लगभग 20-22 सालों से आम प्रतिनिधियों को बदलते आ रहे हैं, समस्याएं जस की तस हैं, कहना होगा कि और बढ़ गई हैं। तो मुझे लगा कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ हम लोगों को आती है गांव घर से लोगों को, वो स्वास्थ्य को लेके है। तो स्वास्थ्य में रात बेरात आदमी आता है तो उसको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। अब वो यार रात में किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, व्यवस्था हो पाती है नहीं हो पाती है, तो एक हिसाब से उसको फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये हमने ये लगा कि इस बार हम कुछ ऐसा करें, जो भी हमारे पास प्रत्याशी आता है उसको हम ये अपना घोषणा मांग पत्र दें और उनको ये बोलें कि आप इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। भले ही आपकी पार्टी का घोषणा पत्र कुछ भी हो, उससे हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेके आपको एक घोषणा पत्र निकालना चाहिए। तो कांग्रेस ने थोड़ा तत्परता दिखाई, 5-7 दिन के भीतर ले आए, लेकिन बीजेपी काफ़ी नान नुकुर के बाद बड़ी मुश्किल से कल का दिन छोड़ के परसों उनका घोषणा पत्र आया है। तो खुशी इस बात की है कि कल के दिन अब ये हमारे पास एक सनद के रूप में है। अगर वो कल के दिन अपने वादों से मुकरते हैं तो जब भी हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि गंगोली हाट का ही क्या पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया का इतिहास ये है, बगैर आंदोलन के आपको कुछ नहीं मिला है। तो जो ये अभी बात होती है कि ये फलानी ने दिया, फलानी ने किया, कुछ नहीं किया, उसके पीछे जनता का संघर्ष और जनता का आंदोलन होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा इस घोषणा पत्र को उनके सम्मुख रख के उनके गिरेबान को पकड़ने की कोशिश जो हमारी होगी उसको थोड़ा बल मिलेगा, ये आइडिया हम लोगों का था। अच्छा, भूपेश हमारे साथ हैं, इसी टीम के सदस्य हैं भूपेश। भूपेश, ये एक तो क्या आइडिया है और कितना समर्थन है आप लोगों को पब्लिक की तरफ से इस तरह की पहल के लिए? इस पहल के लिए जैसे कि सोशल मीडिया से हमने इसको बहुत ज़्यादा फैलाया, तो उससे बहुत सी प्रतिक्रियाएं लोगों की आई, तो बहुत से लोगों ने इसको सराहा। कई मतलब हमें जो लगता है कि जो पहाड़ से पलायन हो चुका है वो तो लगभग 50% पलायन लगभग हर क्षेत्र से हो चुका है, और 50% जो युवा जो बचे हुए हैं वो भी किसी दलगत से जुड़े हुए हैं कोई से। तो हमारा मुख्य फोकस ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो युवा हैं वो किसी पार्टी विशेष के न बन के गंगोली हाट क्षेत्र के बने और गंगोली हाट की जो बेसिक नीड्स हैं उन पे बात करें। अब मैं पलायन की बात अगर करूं, पलायन में है ये कि 3 तरीके का पलायन है। एक तो हम शिक्षा से रिलेटेड है, वो शिक्षा के लिए तो बच्चे जो हैं वो शिक्षा के तौर पे पलायन कर जा रहे हैं। जो बूढ़े हैं वो लोग स्वास्थ्य की वजह से पलायन कर रहे हैं। जो बीच के जो युवा जो हैं वो रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो तीनों तबके जो हैं पलायन करने लगे हैं। तो हमारी मांग ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो बेहतर हो जाए, जो कि हम जो बूढ़े जो हैं, बड़े जो ज़्यादा एज वाले हैं वो बच जाएँ और शिक्षा का रहेगा तो बच्चे बच जाएं। तो कम से कम जो बीच का जो युवा बाहर गया है वो कमा धमा के कुछ तो अपने परिवार के चलाने के लिए पहाड़ों में रहने दे। तो ये अभी तक का जो 22 साल का लगभग कार्यकाल किसी भी पार्टी का अगर हम माने तो उत्तराखंड में हो चुका है, लेकिन उनमें क्या है कि हम खुद ही देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कोई भी एक अपने नेता से कहें या बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब वो हो जाती हैं जीतने के बाद, तो वो उनसे हम मिल ही नहीं सकते। 22 साल हो गए गंगोली हाट में किसी भी विधायक का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हमने कार्यालय तक नहीं देखा। तो एक जो कॉमन मैन है वो उस आदमी तक पहुंच ही नहीं सकता। तो हमें ये था कि कैसे हम इन समस्याओं को उठाएं। तो बुंदी भाई साहब ने, भगवती जी ने इसको शुरुआत किया, तो सभी लोगों ने बैठ के इसमें बातें की, तो कुछ तो करना है। और सबसे बड़ी हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि को पता तो चले कि जनप्रतिनिधि होता किस लिए। क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता है कि जीतने के बाद कुछ चुनिंदा नेताओं का जो उस दलगत होते हैं उन्हीं लोगों का वो प्रतिनिधि रहता है, क्योंकि कॉमन पब्लिक से तो मिल नहीं सकता। तो यही था उसका विचार। हमारे साथ चारू भी हैं, चारू बोरा। वो बेसिकली जो अभी एक मांग पत्र प्रत्याशियों के सामने रखा है उसी की टीम का एक हिस्सा है। तो चारू, आपका क्या ओवरऑल पॉलिटिकल एक तरह से नज़रिया है अभी जो हमारे स्टेट में चल रहा है, और जो ओवरऑल जो गंगोली हाट की भी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है?
पॉलिटिक्स गंगोली हाट का विधानसभा का अगर बात करें यहाँ लोकल का, तो ये पुरानी जैसे चलती आई आज तक, पिछले जितनी बार चुनाव हुए हैं तब से आज तक सेम टू सेम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, होल्ले के साथ। और अपनी पार्टी के जो नारे हैं, जो उन्हें पुश्तैनी नारे हैं, उनके साथ चलता हुआ आया है और ऐसे ही चलता जा रहा है, जो अभी तक हम देख रहे हैं। हाल फिलहाल वैसा ही चल रहा है जो चलते आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और हाँ, इस बार थोड़ा सा बदलाव हमने करने की कोशिश की है, जिसमें हम थोड़ा सा कामयाब भी हुए। क्योंकि इसलिए कामयाब इसलिए मान रहा हूँ कि दोनों जो पार्टियां हैं, अपनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनके जीतने के आसार यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमेशा से वही जीतती आए हैं, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारे मांग पत्र की चारों मांगें रखी हुई हैं। और जिसमें कांग्रेस ने थोड़ा जल्दी किया उसको, और बीजेपी ने इसको 2 दिन पहले जो थोड़ा सा दबाव बनाने के बाद उसको अपने मांग पत्र में रखा है। बस ये हमारे लिए थोड़ा अच्छी बात है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मतलब बल मिलेगा कि हम आगे को इनके द्वारा जो आप घोषणा पत्र रखे गए हैं उनके बेस पर इनसे थोड़ा सा सवाल कर सकें। अच्छा, ये तो रही आपके इस मांग पत्र की बात, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिक्स पे भी हम बात करते चलें कि जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है इस बार में कि जो सिटिंग एमएलए थी उनका टिकट कट गया, उसके बाद बीजेपी ने एक दूसरे प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस ने भी जिन्हें पिछली बार टिकट दिया था वो यानी नारायण राम आर्य, जो उनके विधायक भी रहे हैं पहले, उनका टिकट काट दिया। और जो पिछली बार वजह बन गए थे कांग्रेस की हार की, गुड्डू खजान, इस बार उनको टिकट दे दिया गया। ये जो चल रहा है इस तरह की पॉलिटिक्स, ये कैसा मैसेज देती है गंगोली हाट के युवाओं को? ये एक तरीके से आप कहिए कि ये एक चरखा होता है ना घुमाने वाला, तो उस तरह से जनता को लगातार घुमाया जा रहा है। भाजपा का तो ये काम है कि वो लगातार से पिछले हमेशा टिकट चेंज करती है। पहले जोगाराम जी थे, उसके बाद ये विधायक हमारी पूर्व विधायक मीना गंगोला जी थी, उसके बाद अभी ये फकीराम जी को टिकट दिया गया है। तो हर बार ये बदलते हैं और कहते हैं कि पिछली बार थोड़ा सा बेवकूफ़ लोग आ गए थे, तो इस बार थोड़ा समझदार लोग लाए हैं। तो इस तरह का इनका चलते रहता है। जैसे आप देख लीजिए कि ये स्टेट में देख लीजिए 3 CM चेंज हुए हमारे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, थोड़ा सा उनसे लोग उबने लगे, तो आपको भी पता है कि सभी उबे, मैं उबा तो आप भी उबे होंगे। तो उसके बाद वो तीरथ सिंह रावत जी को लाए थे, तो वो उनसे ज़्यादा उबाऊ निकले, तो उन्होंने फिर अचानक से एक मास्टर स्ट्रोक खेला और थोड़ा युवा और इस तरीके से थोड़ा सा उनको ला के पुष्कर सिंह धामी को वो मुख्यमंत्री के लिए आए। ऐसा ही हाल इनका यहाँ भी है। और पहले जोगाराम जी बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे, उसके बाद मीना जी को लाए, मीना जी का काफ़ी विरोध रहा और उन्होंने कुछ, जैसे भूपेश जी ने बताया कि कुछ लोगों के वो प्रतिनिधि के तौर पर रह गए, जो उनके आसपास इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, जो उनको थोड़ा सा उनसे जो जिनको फ़ायदा हो उनके वो विधायक रह गए थे। उसके बाद अब थोड़ा सा उनका विरोध जनता के द्वारा हुआ, तो फिर भाजपा ने अपनी पुरानी चाल में उनको इस बार टिकट चेंज करके फकीर राम जी को ले आए हो दोबारा से। इस बार इसी तरीके से चलता आया और चलते रहेगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं इससे पहले, तो बीजेपी से आप क्या नाराज़गी है आपकी? बीजेपी से मेरी नाराज़गी तो मेरी क्या पूरी जनता की नाराज़गी है उसके लिए, जो हम जिस हाल में थे उस हाल में हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो। पिछले टाइम पे आपको पता है कोरोना का ऐसी महामारी चली थी, तो उस बीच यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का वादा हमारे पूर्व विधायक ने किया था इधर ही हॉस्पिटल में। तो मैं उसके लिए एक कोरोना ग्रुप था, उसमें विधायिका भी जुड़ी हुई थी और हमारे जो उनके प्रतिनिधि मंडल है वो भी जुड़ा हुआ था और सभी लोग जुड़े थे। उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, भाजपा की लोग थे। तो अगर मैं थोड़ा सा आवाज़ उठाता था तो वो लोग मेरे को पर्सनली या फिर कॉल करके, जो उनके पीए थे उस टाइम पे अविनेश बनकर, उनका भी आया था कि क्यों नाराज चल रहे हैं और क्या है, ये बनने वाला है तो अभी तक नहीं है वो। तो इस तरीके से टाल करते आए और उससे बहुत सारी भी वजह हैं। हमारे पड़ोसी हैं सुरकाल पाठक के लोग, यहाँ पर दूरस्थ एक गांव है सुरकाल पाठक, वहाँ की आबादी भी कुछ ऐसे ही 500-700 लोग होंगे उधर, 2-3 गांव को मिला के। वो रोड के लिए 151 दिन के अनशन में बैठे, इधर लगभग 5 महीने के अनशन में बैठे हो। उसके बाद उन्होंने यहाँ फिर भूख हड़ताल करी और कुछ टाइम की भूख हड़ताल के बाद उनको विधायक जब मिलने गई तो उनको थोड़ा सा आश्वासन देने की जगह या उनकी ये जो समस्या है इनको कम करने की जगह उनको धमकी दिया गया कि आप लोग नाकारे और बेरोजगार लोग हैं या फिर जिनका कोई काम नहीं है, इस वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके बीच थोड़ी सी झड़प भी इस बात के लिए हुई थी और इसमें उन्होंने पर्यावरण का, जो मैं आपको शायद पहले भी बताया था एक बार जब मुलाकात हुई, तो पर्यावरण का उन्होंने उसके बारे में, उसका जो बीच में टांग अड़ाई थी पर्यावरण के जरिए, तो उसके जरिए उन्होंने उसको लटकाए रखा। और आखिरी में जब उनका आंदोलन थोड़ा उग्र होने लगा तो उसके बाद उसको ये वन विभाग से थोड़ा सा उनकी फाइल को उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया। अभी वो थोड़ा सा अभी भी अटका हुआ है मामला, लेकिन वन विभाग से आगे बढ़ चुका है ये है। अच्छा, गंगोली हाट शहर की जो सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, वैसे हमने देखा है कि उत्तराखंड में मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गंगोली हाट शहर की सबसे बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं चुनाव के दौरान, जिस पर असल में बात होनी चाहिए? असल में तो स्वास्थ्य पे ही बात होनी चाहिए। एक्चुअली गंगोली हाट जो है बहुत से गाँव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, तो दूर दूर से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से
एक आस से इधर गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रेफ़र सेंटर के नाम पर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। डॉक्टर का हाथ तक, मतलब डॉक्टर को ये भी नहीं है कि एक बार उसे हल्का देख लिया जाए, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत मिल जाए, तो उसकी उम्मीद तो है ही नहीं। तो स्वास्थ्य सबसे बेसिक नीड है, जो कि मैं क्या कहूँ पूरे उत्तराखंड की नीड है। पहाड़ों में तो बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का, तो गंगोलीहाट में बद से बदतर हाल हैं अभी स्वास्थ्य पे। और सड़क भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क अगर हम कहें नेशनल हाईवे 309A इसको कहा जाता है, गंगोलीहाट वाले हाईवे को, और रायगढ़ से अगर हम गंगोलीहाट तक पहुंचते हैं तो कमर टेढ़ी हो जाती है, किसी की भी कमर टूट जाएगी, इतना पस्त करने वाला रूट है। और वैसे ही अगर गांव की सड़कों का अगर हाल हम कहें तो हर सड़क पे अगर काम हुआ भी है, जैसे हम कहें कि पताल भुवनेश्वर वाली सड़क पे भी, तो मतलब इतना खस्ता हाल सड़कों का है कि काम होने के 6 महीने तक डामर अगर हो रहा है तो वो भी निकल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सी सड़कों में ऐसा हुआ है पहले भी, और ये समस्याएं जस की तस हैं, बनी हुई हैं अभी भी। अच्छा भगवती, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि ये आपने मांगें रखी हैं और आपने कहा कि एक तरह से हमारे पास अकाउंट हो जाता है और इस अकाउंट के हिसाब से हम फिर बाद में जवाब मांगेंगे अपने विधायक से, वो चाहे कोई भी हो। आपकी चारों मांगें आपने बताया कि उन्होंने अपने दोनों ही पार्टियों ने, जो प्रतिनिधि पार्टियाँ हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करनी है। अगर इन मांगों पर शुरुआती ही समय में अगर काम नहीं होते तो फिर क्या एक्शन प्लान होगा? देखिए रोहित, इतना हमें मालूम है कि ये केवल 4 समस्याएं नहीं, समस्याएं बहुत हैं। ये पूरे विधानसभा का भी मांग पत्र नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। ये शहर विशेष और आसपास के जो हमारे लगे हुए गांव हैं जिन पर इस अस्पताल की डिपेंडेंसी है, उन गाँवों को लेके है। तो उसके पीछे उद्देश्य हमारा यही था कि ये लोग एक बार कसम खा लें कि हाँ भैया मैं कसम खाता हूँ कि ये सब करूँगा, वो सब करूँगा। तो उस कसम का उनको हवाला दिया जाएगा और ये घोषणा पत्र लहराते हुए उनको बताया जाएगा कि भाई साहब आपने हमसे वादा किया है और अपने वादे को निभाने के लिए आप आगे बढ़िए। आपने 4 वादे 5 वादे 6 किए हैं, कम से कम 4 में से 5 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। उसके लिए हम उनसे विनती करेंगे शुरुआती कदम पर। लगभग 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का समय दिया जाएगा और फिर उसके बाद अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं वो लोग करते हैं तो जिस तरीके से युवाओं ने स्वतःस्फूर्त ढंग से कि एक आदमी ने लिखा, दूसरे ने छापा, तीसरे ने बांटा और धीरे धीरे करके पूरे विधानसभा स्तर पर ये चीज़ें फैली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इन पार्टियों को तो थोड़ा सा आभास हुआ है कि पहल अगर कहीं हुई है तो उसका असर भी कहीं है। इसलिए मजबूर होकर मेरे ख्याल से विधानसभा इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि गंगोलीहाट में प्रत्याशियों को अपना घोषणा पत्र निकालना पड़ा है। तब हमने ये सोचा है कि युवा जो 50-60 लोग शहर के हैं और शहर से लगते हुए गांव के लोग हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके मुख्य बिंदु कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, ये 3-4 विषय तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ हो सकता है क्षेत्र की अपनी और समस्याएं होंगी, उनको हम लाएंगे। उनके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के मूड से हमने एक स्टेप उठाया है। ये ऐसा नहीं कि चुनाव में एक लाइमलाइट पाने के लिए या आप जैसे पत्रकार आ गए आपके टीवी में आने के लिए हमने ये सब नहीं किया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो तकलीफ में जनता है उसको थोड़ा सा राहत मिले ज़िंदगी जीने में, ये हमारी मंशा है।